में हमने ये एग्जांपल है एग्जांपल 2.5 ये हमने सॉल्व की थी और प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास 3 रिएक्टर लगे हुए हैं सीरीज़ के अंदर। पहला हमारा था CSTR जिसमें 20% कन्वर्जन होती है, फिर उसके बाद हमारा एक PFR लगा हुआ है और जो टोटल कन्वर्जन है वो 60% हो जाती है, और फिर एक और CSTR लगा हुआ है और हमारी कन्वर्जन जो टोटल कन्वर्जन है वो 65% हो जाती है। इसको हमने सॉल्व किया था, इसका एक ग्राफ जो है जिसे हम लेवेंसपिल प्लॉट का नाम देते हैं वो हमने देखा था। अगर इसका लेवेंसपिल प्लॉट हम देखें तो वो इस तरह का है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि जो पहला CSTR था यहाँ पर ये दिखाया हुआ है फर्स्ट CSTR, अगर हम इस CSTR का एरिया देखें तो 20% कन्वर्जन और जो हमारा FA0 ओवर माइनस RA है उसके अंडर जो एरिया आता है रेक्टेंगुलर वो ये वाला है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा PFR लगा हुआ है प्लग फ्लो रिएक्टर, ये क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर एरिया के बजाय एरिया अंडर दी कर्व होगा। ये हमारा लेवेंसपिल प्लॉट जो है उसका कर्व है ये वाला। अब इसके अंदर कन्वर्जन थी 20 से लेकर और 60 तक, तो ये हमारा जो एरिया अंडर दी कर्व बनेगा ये हमारा वो वॉल्यूम होगा जो कि प्लग फ्लो रिएक्टर है उसका। उसके बाद अगेन एक CSTR लगा हुआ है इस CSTR में अगेन जो हम एरिया फाइंड करेंगे वो किस तरह होगा, 0.6 से लेकर 0.65 तक, और जो FA0 ओवर माइनस RA है उसको यूज करते हुए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगुलर एरिया जो है ये रेक्टेंगुलर एरिया हमारा सेकंड CSTR का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें CSTR और PFR रिएक्टर वॉल्यूम्स और रिएक्टर सीक्वेंसिंग, इसको अब हम जो है ना कंपेयर करते हैं। देखो पिछली दफ़ा जो है ना कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि जी अगर PFR का ही वॉल्यूम कम होता है तो हम PFR क्यों नहीं यूज़ करते। तो मतलब ये था कि CSTR को तो इस दुनिया से ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि PFR जो है उसका वॉल्यूम हमेशा थोड़ा आ रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट नोट करो, इफ़ वी लुक एट द फिगर E2-52, यानी जो पिछली फिगर है जिसके अंदर हमने जो ना प्रॉब्लम सॉल्व करके जो ड्रॉ की थी उसकी बात कर रहा है। द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0.2, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक का जो एरिया है उसकी बात कर रहा है। इस एरिया के अंदर वी सी दैट PFR एरिया इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगुलर एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू द CSTR वॉल्यूम। ये देखो कि अगर हम यहाँ पर ये हमारा क्या है CSTR का एरिया, लेकिन अगर हम 0 से लेकर और 0.2 तक अगर हम अपना प्लग फ्लो रिएक्टर को देखें तो ये वाला एडिशनल एरिया जो कि वाइट है ये भी आना था, ठीक है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो PFR का एरिया होता है। अब यहाँ पर 0 से लेकर 0.2 तक ये नोट करो कि जो हमारा CSTR है उसका वॉल्यूम कम है और प्लग फ्लो रिएक्टर का ज़्यादा है, उल्टा हो गया। अभी तक तो हम ये देखते आए थे ना कि प्लग फ्लो रिएक्टर जो होता है ना उसका वॉल्यूम थोड़ा होता है, लेकिन इस केस के अंदर 0 से 0.2 तक अगर हम देखें तो CSTR का वॉल्यूम थोड़ा आ रहा है और जो प्लग फ्लो रिएक्टर है उसका ज्यादा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ CSTR। However, if we compare the areas under the curve between 0.6 and 0.65, यानी कि ये जो आखिरी रेक्टेंगल है ये वाली इसकी बात कर रहा है, we see that area under the curve is smaller than the rectangular area corresponding to the CSTR, that is CSTR का वॉल्यूम ग्रेटर है PFR के वॉल्यूम से, ठीक है। अब देखो एक जगह पे PFR का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है और एक जगह CSTR का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो है ना PFR का वॉल्यूम ही कम होगा या हमेशा CSTR का ही कम होगा, इस तरह हम नहीं कह सकते। फाइनली दिस रिजल्ट ऑफन अकर्स व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट
एडियाबैटिकली। इस तरह की सिचुएशन जो है ये कब अकर होती है, जब हमारा एडियाबैटिकली हो रहा हो रिएक्शन। इन द सीक्वेंसिंग ऑफ रिएक्टर्स वन इज ऑफन आस्क्ड व्हिच रिएक्टर शुड गो फर्स्ट टू गिव द हाईएस्ट ओवरऑल कन्वर्जन। जब हम रिएक्टर्स को सीरीज में लगा रहे होते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास किस तरह के आते हैं, तो एक क्वेश्चन उसमें से मिसाल के तौर पर कि कौन सा रिएक्टर हम सबसे पहले लगाएं कि मैक्सिमम कन्वर्जन हमें मिले, मैक्सिमम ओवरऑल कन्वर्जन मिले। तो इसका आंसर क्या है, इट डिपेंड्स। हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट कि जी पीएफआर लगा दो, या हम ये नहीं कह सकते कि सीएसटीआर लगा दो, नहीं, बल्कि हम क्या आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, हम कहते हैं कि जी ये तो डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है, not only on the shape of the Levenspiel plot but also on the relative reactor sizes। ठीक है, उसके बाद as an exercise examine figure 2-5.2 to learn if there is a better way to arrange the 2 CSTRs and 1 PFR। अब इसको जो ना जरा घर पे बैठ के और इसको एक दफा देखना प्लॉट को कि कौन सी सीक्वेंस के अंदर हम जो है ना रिएक्टर्स लगाएं कि हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। सपोज यू वर गिवन अ लेवेंस्पिल प्लॉट ऑफ FA0 over minus RA versus X from 3 reactors in series along with their reactor volumes, यानी कि CSTR1 जो है अगर हमने लगाया हुआ है पहले तो वो हमारा 3 क्यूबिक मीटर आता है, और CSTR2 जो है उसका 2 क्यूबिक मीटर आता है, और प्लग फ्लो रिएक्टर का 1.2 क्यूबिक मीटर आ जाता है वॉल्यूम। एंड वर आस्क्ड टू फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल कन्वर्जन X, और हम ये पूछते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबल कन्वर्जन X क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, द मेथड वी यूज टू कैलकुलेट रिएक्टर वॉल्यूम्स ऑल अप्लाई एक्सेप्ट द प्रोसीजर इज रिवर्स्ड एंड ट्रायल एंड एरर सोल्यूशन इज नीडेड टू फाइंड द एग्जिट ओवरऑल कन्वर्जन फ्रॉम ईच रिएक्टर। ये वही बात है जो कि मैंने लास्ट रिएक्टर में की थी कि ट्रायल एंड एरर मेथड हमने यूज करना है, यानी पहले CSTR का लगा लो, फिर उसके बाद PFR को लगा लो, फिर CSTR का लगा लो, और चेक करो कि ओवरऑल कन्वर्जन मैक्सिमम किसके अंदर आ रही है। उसके बाद दूसरा क्या करो, पहले PFR लगा लो, फिर 2 CSTR लगा लो, फिर चेक करो कि ओवरऑल कन्वर्जन किस केस में ज्यादा आ रही है। फिर तीसरा क्या हो सकता है कि PFR को जो है ना दरमियान में रखो और CSTR को साइड्स के ऊपर लगा लो। तो मुख्तलिफ जो है ना जो आपको अरेंजमेंट्स बना के और चेक करना पड़ेगा हर अरेंजमेंट के लिए। इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर, यानी ट्राई करो, अगर एरर आ जाता है तो दोबारा ट्राई करो। तो इस तरह से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। द प्रीवियस एग्जाम्पल्स show that if we know the molar flow rate to the reactor and the reaction rate as a function of conversion, then we can calculate the reactor volume necessary to achieve a specified conversion। ये हम ऑलरेडी जो ना एग्जांपल्स बहुत सारी कर चुके हैं अब इस चैप्टर के अंदर। उसमें हमने यही देखा है कि मोलर फ्लो रेट जो है इनिशियल रिएक्टर का वो चाहिए होता है, और हर रिएक्टर का जो है ना वो कन्वर्जन चाहिए होती है हमें एज अ फंक्शन, यानी रिएक्शन रेट चाहिए होता है एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन। ये दो चीज़ें हमारे पास हों तो हम जो है ना अपना वो रिएक्टर का वॉल्यूम है वो फाइंड कर लेते हैं। द रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कन्वर्जन अलोन। जो रिएक्शन रेट है हम देखो उसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द रिएक्शन रेट एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन, लेकिन जो हमारा रिएक्शन रेट है ये खाली कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। It is also affected by the initial concentrations of the reactants, the temperature and the pressure। ये जो हमारा रिएक्शन रेट होता है ये रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशंस पर भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स की, इसके अलावा जो टेम्परेचर है हमारा रिएक्शन का उस पर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो RA ये जो होता है हमारा रिएक्शन रेट ये अभी तक तो ऐसा महसूस हो रहा है कि खाली कन्वर्जन पे डिपेंडेंट है, हालांकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। Consequently, the experimental data obtained in the laboratory and presented in table 2-1 as -RA as a function of X are useful only in the design of full-scale reactors that are to be operated at the identical conditions as the laboratory experiments। तो ये जो हमारा RA की डिपेंडेंस है सिर्फ X के ऊपर, ये वाला डेटा हमारे पास आता कहाँ से है, -RA और X का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब
ये डेटा जो ना यूजफुल उसी वक्त होगा जब हमारा जो रिएक्टर ओरिजिनल है वो हमने उसी स्केल के ऊपर डिजाइन करना है, उन्हीं जो है ना पैरामीटर्स के ऊपर डिजाइन करना है जिसके ऊपर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हुआ है। यानी अगर लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट जो है ना आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 8 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे किया है, तो आपने जो रिएक्टर डिजाइन करना है इंडस्ट्री के लिए उसके अंदर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 एटमॉस्फेयर होगा, तो ये आर ए और एक्स का जो डेटा है ये सफिशिएंट होगा। However, such circumstances are seldom encountered and we must revert to the methods we describe in chapter 3 and 4 to obtain minus RA as a function of x। लेकिन ये वाली कंडीशन है कि जी जो जिन कंडीशंस के अंदर हमने लेबोरेटरी पे एक्सपेरिमेंट किया है एग्जैक्टली उन्हीं कंडीशंस के ऊपर हमने रिएक्टर भी रन करना है अपना, इस तरह की सिचुएशन बहुत थोड़ी होती है, बहुत सेल्डम। ज्यादातर क्या होता है कि जो लेबोरेटरी में जिन कंडीशंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं और जो रिएक्टर इंडस्ट्री में चलाना होता है उसकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो फिर क्या करते हैं हम कि आर ए को अभी मजीद मॉडिफिकेशन हम देखेंगे किसके अंदर, चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर। वहां से पता चलेगा कि भी आर ए को फाइनली किस फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज अवेलेबल और कैन बी ऑब्टेन्ड सोलली एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन, यानी कि माइनस आर ए सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन का फंक्शन है, और इफ इट कैन बी जनरेटेड बाय सम इंटरमीडिएट कैलकुलेशन वन कैन डिजाइन अ वैरायटी ऑफ रिएक्टर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टर्स। अगर खाली यही चीज हो तो आप जो है ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्टर्स के जो है ना वो आप निकाल सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने अभी पिछली एग्जांपल जो हमारी 2.5 थी उसके अंदर भी देखा कि आर ए की डिपेंडेंस सिर्फ एक्स के ऊपर है, तो हिट ट्रायल एंड एरर मेथड आप यूज कर सकते हो। कभी CSTR पहले लगा लो, कभी PFR लगा लो, कभी PFR को एंड में ले जाओ, कभी बीच में रख लो। तो इस तरह की सिचुएशंस जो है ना वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकती हैं अगर माइनस आर ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन हो, ठीक है। लेकिन आर ए की डिपेंडेंस बाकी चीज़ों पे भी है जो हम आगे देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि मजीद वॉल्यूम्स की जो कैलकुलेशन है किस तरह वेरी करेगी। ऑर्डिनरीली लेबोरेटरी डेटा आर यूज्ड टू फॉर्मुलेट अ रेट लॉ एंड देन द रिएक्शन रेट कन्वर्जन फंक्शनल डिपेंडेंस इज डिटरमिन्ड यूजिंग द रेट लॉ। ये हमारा मेथड होता है, यानी लेबोरेटरी के अंदर जो हम अपना डेटा लेते हैं वो किस लिए करते हैं, रेट लॉ की जो इक्वेशन होती है वो बनाने के लिए, और फिर इस रिएक्शन रेट और कन्वर्जन की जो है, यानी इस ये जो लिखा है ना रिएक्शन रेट कन्वर्जन फंक्शनल डिपेंडेंस, इसका यही मतलब है माइनस आर ए इज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन। इसको हम फाइंड कर लेते हैं इसी जो लेबोरेटरी का डेटा है इसको यूज करते हुए। द प्रीसीडिंग सेक्शंस शो दैट with the reaction rate conversion relationship different reactor schemes can readily be sized. In chapter 3 and 4 we show how we obtain this relationship between reaction rate and conversion from rate law and reaction stoichiometry। अब ये भी जो ना इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी हमारे पास। रहना हमने वही है रिएक्शन रेट और कन्वर्जन, लेकिन जो रिलेशन होगा जो मॉडिफाई होगा रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री के बेस पे वो हम अगले जो ना तीसरे और चौथे चैप्टर के अंदर जो ना इसको कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें से एक का नाम है स्पेस टाइम और दूसरा है स्पेस वेलोसिटी। ये क्या है इसको जो ना अब हम स्टडी करते हैं। Before proceeding to chapter 3, some terms and equations commonly used in reaction engineering need to be defined। यानी चैप्टर 3 पे जाने से पहले ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, ये जो ना यूज़ होंगी आगे, तो उनको जो ना वो कह रहा है कि हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि वो टर्मिनोलॉजीज हैं क्या और क्या रिप्रेजेंट करती हैं। वी आल्सो कंसिडर द स्पेशल केस ऑफ प्लग फ्लो डिजाइन इक्वेशन व्हेन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज कांस्टेंट। ओके, स्पेस टाइम सबसे पहले डेफिनेशन, द स्पेस टाइम टॉ, इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द रिएक्टर वॉल्यूम बाय द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एंटरिंग द रिएक्टर। अब ये देखो, ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, ये क्या हो जाएगा क्यूबिक मीटर और ये बन जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो टॉ जो है स्पेस टाइम, इसके यूनिट्स क्या होंगे सेकेंड, मिनट्स के यूनिट होंगे, वो सॉरी टाइम के यूनिट्स होंगे इसके स्पेस टाइम के।
जो यूनिट टाइम के होते हैं वही स्पेस टाइम के होंगे। तो स्पेस टाइम है क्या? द स्पेस टाइम इज द टाइम नेसेसरी टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बेस्ड ऑन एंट्रेंस कंडीशंस। क्या मतलब कि ये वो टाइम है जिसके अंदर जो रिएक्टर के अंदर जितना वॉल्यूम आ सकता है, यानी अगर 20 क्यूबिक मीटर का कोई रिएक्टर लगा हुआ है तो 20 क्यूबिक मीटर जितने टाइम के अंदर प्रोसेस हो सकता है वो टाइम क्या कहलाएगा? स्पेस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से वो समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ट्यूबुलर रिएक्टर शोन इन फिगर 2-12 which is 20 meter long and 0.2 cubic meter in volume। ये देखो, ये दिखाया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है ना ट्यूबुलर रिएक्टर की, ये रिएक्टर इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर और इसका वॉल्यूम कितना है? 0.2 क्यूबिक मीटर है वॉल्यूम रिएक्टर का। अब इसके अंदर वो क्या कहता है कि द डैश्ड लाइन इन फिगर 2-12 represents 0.2 cubic meter of fluid directly upstream of the reactor। ये जो हमारी डैश्ड लाइन है ये असल में हमारा रिएक्टर नहीं है, ये हमारा रिएक्टर नहीं है। ये क्या है? ये 0.2 क्यूबिक मीटर फ्लूइड है जिसने इस रिएक्टर के अंदर एंटर होना है। अब ये इस फ्लूइड का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, और ये रिएक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये रिएक्टर का एंडिंग पॉइंट है। इस पूरे फ्लूइड एलिमेंट को, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ तक कितनी देर में पहुंचेगा? यानी ये पूरे का पूरा फ्लूइड, इस फ्लूइड के अंदर अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं वो 1000 के 1000 इस रिएक्टर के अंदर आएंगे तो वो कितना टाइम लेंगे? तो द टाइम इट टेक्स फॉर दिस फ्लूइड टू एंटर द रिएक्टर कंप्लीटली इज कॉल्ड द स्पेस टाइम टॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द होल्डिंग टाइम और मीन रेजिडेंस टाइम। यानी कि क्या मतलब है इसका कि कितनी देर तक मटेरियल इसके अंदर रहेगा, रेजिडेंस टाइम कि कितनी देर इसमें रिएक्टर के अंदर रहेगा। इसको दोबारा एक दफा देख लो कि ये जो डैश्ड लाइन है ये डैश्ड लाइन हमारा रिएक्टर नहीं है, ये हमने फ्लूइड को दिखाया हुआ है। ये फ्लूइड जो है कितना है? 0.2 क्यूबिक मीटर। और ये जो रिएक्टर लगा हुआ है सॉलिड लाइन से जो दिखाया गया है इसका वॉल्यूम भी 0.2 क्यूबिक मीटर है। इस 0.2 क्यूबिक मीटर को कंप्लीटली इसके अंदर जाने में जितना टाइम लगेगा वो स्पेस टाइम होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ द रिएक्टर वॉल्यूम इज 0.2 cubic meter and the inlet volumetric flow rate is 0.01 cubic meter per second। और ये जो हमारा फ्लूइड जा रहा है इसका अगर जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो 0.01 cubic meter per second है, it would take upstream equivalent reactor volume shown by the dashed lines a time tau equal to volume of fluid divided by, ये इसको वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि जितना रिएक्टर का वॉल्यूम है उतना ही फ्लूइड इसके अंदर एंटर हो सकता है। तो रिएक्टर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो हमारा फ्लूइड है उसकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 20 सेकेंड आ जाता है। तो क्या मतलब है कि इस पूरे फ्लूइड को कंप्लीटली रिएक्टर के अंदर पहुंचने में 20 सेकेंड्स लगेंगे। इन अदर वर्ड्स इट वुड टेक 20 सेकेंड्स फॉर द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स at point A to move to point B। यानी 1000 के 1000 मॉलिक्यूल इसके अंदर कितनी देर के अंदर चले जाएंगे, जितना टाइम लगेगा वो उसको क्या होगा? स्पेस टाइम होगा या रेजिडेंस टाइम होगा, which corresponds to a space time of 20 seconds। अच्छा, उसके बाद we can substitute for FA0 is equal to V0CA0 in equation 213 and 216 and then divide both sides by V0 to write our mole balance in following forms। हम देखो PFR की बात कर रहे हैं और CSTR की बात कर रहे हैं। जो हमारा PFR होता है, PFR उसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? FA0 into इंटेग्रल 0 to x dx ओवर माइनस RA। जो FA0 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? V0CA0। तो ये V0CA0 बन जाएगा।
जब हम इस पूरी इक्वेशन को V0 से डिवाइड करेंगे तो V0 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CA0। तो ये हमारा जो है इक्वेशन, ये असल में क्या थी, ये थी V इज इक्वल टू FA0 0 to x dx ओवर माइनस RA। ये यहाँ पर तो VP ओवर V0 लिखा ना, शुरू में ये इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू FA0। अब FA0 की जगह क्या आ जाएगा, V0CA0, V0CA0। अब V को भी V0 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी V0 से, यानी कि हमारा जो फ्लो रेट है उससे V को भी डिवाइड कर दो और राइट साइड को भी डिवाइड कर दो, तो V ओवर V0 बन जाएगा और यहाँ पे V0 से कैंसिल हो जाएगा, CA0 बच जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, V ओवर V0 बाय डेफिनेशन ये हमारा स्पेस टाइम है। तो स्पेस टाइम अगर प्लग फ्लो रिएक्टर का फाइंड करना हो तो अगर आप CA0 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x dx ओवर माइनस RA सिर्फ ये कैलकुलेट कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन रेजिडेंस टाइम। या दूसरा तरीका क्या है, वॉल्यूम फाइंड कर लो FA0 0 to x उस वाले फार्मूले से और फिर V0 से डिवाइड कर दो तो भी हमारे पास प्लग फ्लो रिएक्टर का जो है ना स्पेस टाइम आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये होता है CSTR, वो क्या होता है, वो होता है FA0 यानी V जो स्पेस इसका है CSTR का, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू FA0 ओवर माइनस RA मल्टीप्लाइड बाई x। अब FA0 की क्या जगह क्या आ जाएगा, V0CA0। फिर उसके बाद दोनों साइड्स पर V0 से डिवाइड करेंगे, ये V ओवर V0 बन जाएगा, यहाँ पर V0 से कैंसिल हो जाएगा। तो बेशक ये कैलकुलेट कर लो, बेशक ये कैलकुलेट कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेस टाइम फॉर CSTR। फॉर plug flow the space time is equal to the mean residence time in the reactor। इसको हम TM से रिप्रेजेंट करते हैं, mean residence time। This time is the average time the molecules spend in the reactor। ये वो टाइम है जिसके अंदर के एक जो हमारा मॉलिक्यूल्स हैं वो एवरेजली कितना टाइम रिएक्टर के अंदर स्पेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद रेंज ऑफ टिपिकल processing times in terms of the space time residence time for industrial reactors is shown in table 2.4। तो ये जो है ना मुख्तलिफ हमारे पास क्या दिखाएंगे, रेंज ऑफ टिपिकल प्रोसेसिंग टाइम्स। ये देखो ये हमारे पास जो है ना मीन रेजिडेंस टाइम जो है ना वो दिखाए हुए हैं, ठीक है। किन के लिए, बैच रिएक्टर, CSTR और ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर। और फिर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी यहाँ पर दिखाई हुई है कि बैच रिएक्टर है ये जो ना 1,00,000 टन पर ईयर, इतनी यानी जो इसकी प्रोडक्शन है, अगर कुछ किलोग्राम पर डे से लेकर 1,00,000 टन पर ईयर तक की अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी हो तो नॉर्मली बैच रिएक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो इनका जो मीन रेजिडेंस टाइम होता है वो क्या होता है, 15 मिनट से 20 घंटे तक हो सकता है। उसके बाद CSTR जो है हमारे, ये 10 टन्स पर ईयर से लेकर 3 मिलियन टन्स पर ईयर, इतना जो है ना ये प्रोसेस करना हो अगर, तो नॉर्मली CSTR डिज़ाइन होते हैं। और CSTR का जो मीन रेजिडेंस टाइम है वो 10 मिनट से लेकर 4 आवर्स तक है। उसके बाद ट्यूबुलर रिएक्टर को देख लेते हैं। ट्यूबुलर रिएक्टर कब यूज़ होते हैं कि 50 kg पर डे से लेकर और 5 मिलियन टन्स पर ईयर, इतना अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो प्लांट की तो ट्यूबुलर रिएक्टर नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबुलर ही यूज़ होगा अगर ये रेंज हो, CSTR भी हो सकता है, डिपेंड्स, हमने अभी भी पढ़ा है पहले, इट डिपेंड्स, ये जनरल कंसिडरेशंस हैं ये वाली। तो इसके अंदर जो हमारा मीन रेजिडेंस टाइम होगा वो कितना होगा, 0.5 सेकेंड से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है। उसके बाद ये जो अगला टेबल दिखाया हुआ है, दिस शोज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेस टाइम्स फॉर 6 इंडस्ट्रियल रिएक्शंस एंड एसोसिएटेड रिएक्टर्स। ये हमारे पास जो है ना देखो 6 वो हैं डिफरेंट रिएक्शंस, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये जो है हमारा पहला जो रिएक्शन है ये प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर हो रहा है,
टेम्परेचर 860 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस है और प्रेशर जो है ना 2 एटमॉस्फेयर है। ये कितना लेता है 1 सेकेंड है स्पेस टाइम, ठीक है। और ये जो है ना सैंपल इंडस्ट्रियल स्पेस टाइम्स, यानी ये डेटा जो है ना ये ओरिजिनल है, ये नहीं है कि ऐसे ही जो ना उठा कर लिख दिया गया है, ये ओरिजिनल डेटा है बाकायदा। उसके बाद जो ये वाला हमारा रिएक्शन है CSTR के अंदर होता है 100 डिग्री का टेम्परेचर है 1 एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास स्पेस टाइम कितना है 2 आवर का स्पेस टाइम आ रहा है। उसके बाद थर्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग, ये पैक्ड बेड रिएक्टर जो हमारा क्रैकिंग होता है उसके लिए हमें जो ना कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो जो ना पैक्ड बेड रिएक्टर होगा 490 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो इसका जो रेजिडेंस टाइम है ये 1 सेकेंड से लेकर और 400 सेकेंड तक जो ना हो सकता है। हमारा चौथा रिएक्शन पैक्ड बेड रिएक्टर के अंदर होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर, रेजिडेंस टाइम कितना है 0.2 सेकेंड। फिफ्थ रिएक्शन पैक्ड बेड रिएक्टर है 300 डिग्री और 26 एटमॉस्फेयर 4.5 सेकेंड। उसके बाद ये हमारा जो आखिरी रिएक्शन है CSTR के अंदर वाला 50 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर, तो ये क्या है 20 मिनट के अंदर ये हमारा जो ना होता है इसका स्पेस टाइम। अच्छा, उसके अंदर अब जनरली अगर हम देखें तो जो प्लग फ्लो रिएक्टर है सेकेंड्स, CSTR आवर्स मिनट्स, और जो पैक्ड बेड रिएक्टर्स हैं वो भी सेकेंड्स। तो CSTR का जो स्पेस टाइम होता है या मीन रेजिडेंस टाइम अगर कहें तो वो क्या होता है ज़्यादा होता है नॉर्मली। टेबल 2.6 gives typical sizes for batch and CSTR reactors along with the comparable size of a familiar object and cost associated with those sizes. All the reactors are glass lined and the prices include heating, cooling, jacket, motor, mixer and baffles. The reactors can be operated at temperatures between 20 to 450 degrees of Fahrenheit and at pressures up to 100 psi. ये अगले पेज पे दिखाया हुआ है टेबल कि हमारे पास जो है ना ये डिफरेंट रिएक्टर्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव फॉरलर CSTR बैच रिएक्टर साइजेस एंड प्राइसेस, तो 20 क्यूबिक डेसीमीटर जो है ये हमारे पास जो है ना $30,000 इसकी प्राइस है, और 200 क्यूबिक डेसीमीटर $40,000 इसकी प्राइस होती है। 2000 क्यूबिक डेसीमीटर 75,000, और 30,000 क्यूबिक डेसीमीटर प्रोसेस के लिए अगर बैच रिएक्टर या CSTR डिज़ाइन अगर करेंगे तो उसकी प्राइस नॉर्मली कितनी होगी $3 लाख। उसके बाद हमारी जो है ना अगली वो टर्मिनोलॉजी जो है वो है स्पेस वेलोसिटी। स्पेस वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है इनवर्स ऑफ स्पेस टाइम, इनवर्स ऑफ स्पेस टाइम। अब यहाँ पर देखो ये फ्लो रेट है, ये वॉल्यूम है, ये मीटर पर सेकंड और ये सॉरी क्यूबिक मीटर पर सेकंड और ये क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा तो ये 1/सेकंड बन जाएगा। यहाँ से भी अगर देखें 1 टॉ के यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ाए मिनट के होते हैं सेकंड, तो 1/सेकंड जो स्पेस वेलोसिटी है उसके जो यूनिट्स हैं वो क्या है 1/सेकंड या पर सेकंड इसको कह दो। It might be regarded at first sight as the reciprocal of the space-time. However, there can be a difference in the two quantities definition. For the space-time, the entering volumetric flow rate is measured at the entrance conditions, but for the space velocity, other conditions are often used. The two space velocities commonly used in the industry are the liquid hourly and gas hourly space velocities. जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होती हैं वो लिक्विड के लिए भी यूज होती है स्पेस वेलोसिटी और गैस के लिए भी, ठीक है। तो गैस आवरली स्पेस वेलोसिटी और लिक्विड आवरली स्पेस वेलोसिटी ये LHSV लिक्विड आवरली स्पेस वेलोसिटी, गैस आवरली स्पेस वेलोसिटी। The entering volumetric flow rate V0 in the liquid hourly space velocity is frequently measured as that of a liquid feed rate at 60 degrees of Fahrenheit or 75 degrees of Fahrenheit, even though the feed to the reactor may be a vapor at some higher temperature. क्या मतलब है कि जो liquid hourly space velocity है
उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो V0 है वो किस कंडीशन के ऊपर हम ले रहे होते हैं, 60 डिग्रीज ऑफ फ़ारेनहीट या 75 डिग्रीज ऑफ फ़ारेनहीट के ऊपर। लेकिन जो हमारा रिएक्टर चल रहा होगा ओरिजिनली, वो इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है कि ये जो गिवन टेम्परेचर है इससे ज़्यादा के ऊपर हमारा फ्लो रेट होगा, और उस फ्लो जो टेम्परेचर होगा वो उसके ऊपर वेपर बन चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी एंटरिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है लिक्विड्स के केस में, वो हम V0 काउंट कर रहे होते हैं 60 डिग्रीज ऑफ फ़ारेनहीट टू 75 डिग्रीज ऑफ फ़ारेनहीट, इनमें से किसी एक के ऊपर हम ले रहे होते हैं। The gas volumetric flow rate V0 in the gas hourly space velocity is normally reported at standard temperature and pressure STP। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर मेजर किया जाता है। तो ये इसके जो ना फॉर्मूलाज हैं हमारे V0 ओवर V, V0 ओवर V। लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनके केस के अंदर ये लिक्विड की होगी, और जो V0 अगर गैस के लिए लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, अब स्पेस वेलोसिटी जो है, देखो जो उसका था ना स्पेस टाइम का, ठीक है, स्पेस टाइम का तो हमने ये बता दिया कि वो क्या है कि मीन रेजिडेंस टाइम है, यानी एक जो पूरा बैच कह लो या तो, या ये कि जितना रिएक्टर का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, ये मीनिंग है। लेकिन बुक में इसका मीनिंग नहीं बताया हुआ स्पेस वेलोसिटी का। ये जो है ना अब क्या करना है, खुद से आप लोगों ने जो है ना ढूंढना है। ठीक है, लाइब्रेरी में जाना है, रिएक्शन इंजीनियरिंग की बुक्स मुख्तलिफ निकलवा लो, उधर से पढ़ो बैठ के, नहीं होती वेबसाइट से डाउनलोड कर लो बुक्स, या गूगल कर लो कि स्पेस वेलोसिटी क्या होती है, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर पूरी क्लास को ना पता चले तो मैं यहाँ पर मेरे पास आ जाना ऑफिस में, डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, अब ये उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल 2.6, कैलकुलेट द स्पेस टाइम टॉ एंड द स्पेस वेलोसिटीज फॉर द रिएक्टर्स इन एग्जाम्पल 2.1 एंड 2.3 फॉर एन एंटरिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ 2 क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। इनके जो है ना ऑलरेडी डेटा सारे का सारा उसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर गिवन है, और हमारा जो स्पेस टाइम है वो होता क्या है, V ओवर V0, बस यही आपने निकालना है। V निकालने के आप जो ना माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, V0 यहाँ पे दे दिया है उन्होंने, ये आराम से निकल आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये क्या है इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है कि ट्राई योरसेल्फ। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 2। ठीक हो गया, दोनों चैप्टर्स की कंप्लीट एग्जांपल्स सॉल्व करवा दी, उसकी थ्योरी पढ़ा दी, उसकी डेरिवेशन, उनके फिजिकल मीनिंग के ये कहते क्या हैं, हमें किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग हम कर चुके हैं। तो अब तीसरा चैप्टर जो ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन हैं अभी तक के, वो आप जो है ना आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो रिमेनिंग टाइम में। हाँ जी।